नमस्ते जी। पिताजी, जमीन का बंटवारा कर दीजिए, मुझे रुपए की बहुत जरूरत है। बड़ी बहू, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें रुपए की जरूरत पड़ गई? अगर कोई समस्या आ गई है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ससुर जी की बात सुनकर सुदेश फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी बहू को इस तरह रोता हुआ देखकर बलदेव शर्मा जी बहुत परेशान हो गए। फिर सुदेश ने जो बताया उसे सुनकर बलदेव शर्मा जी के होश उड़ गए। बलदेव का छोटा सा परिवार है जिसमें दो बेटे विष्णु शर्मा और आर्य शर्मा, दो बहुएं सुदेश शर्मा और शीतल शर्मा और एक पोता अश शर्मा शामिल है। बलदेव जी की पत्नी आरती शर्मा एक बीमारी के चलते 9 साल पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब उनके बड़े बेटे विष्णु की शादी सुदेश से हो चुकी थी। आरती जी के चले जाने के बाद पूरा परिवार टूट गया था। आर्या अपनी माँ का बहुत लाडला था, उसे संभालने में थोड़ा समय लगा था, लेकिन सुदेश के कारण वह संभल गया। सुदेश ने आर्या को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह भाभी बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर आर्या का ख्याल रखती थी। इसलिए आर्या अपनी भाभी को भाभी माँ कहकर बुलाता था। आरती जी को गुजरे हुए 3 साल हो गए थे। सुदेश ने बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई थी। उसने पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल लिया था, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। बलदेव जी का बड़ा बेटा विष्णु एक टीचर था और उनका छोटा बेटा आर्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और दिल्ली में नौकरी करता है। सुदेश ने भी बीएड कर रखा था, लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि वह फॉर्म भर सके और टीचर की परीक्षा दे सके। धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए। फिर एक दिन आर्य के लिए एक रिश्ता आया। बलदेव जी ने लड़की की फोटो आर्य को दिखाई तो उसने कहा, पिताजी, मैं किसी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। उसका नाम शीतल है और वह मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम करती है। बलदेव शर्मा जी ने कहा, बेटा ठीक है, जब तुम अपनी पसंद से शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर क्या तुम एक बार हम सबको शीतल से मिलवा सकते हो? हाँ पिताजी, क्यों नहीं, मैं रविवार को उसे यहाँ बुला लेता हूँ, आप सब उससे मिल लीजिएगा। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं जरा अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। बलदेव जी अपने दोस्तों से मिलने चले गए। इसके बाद आर्या अपनी भाभी के पास गया और बोला, भाभी माँ, मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ। सुदेश ने पूछा, देवर जी कौन है जिससे आप मुझे मिलवाना चाहते हैं? आर्या ने बताया, भाभी माँ, आज पिताजी ने मुझसे शादी की बात की तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं शीतल को पसंद करता हूँ। इसलिए पिताजी शीतल से मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पिताजी से मिलवाने से पहले मैं शीतल को आपसे मिलवा दूँ। आप शीतल से मिल लीजिए और बताइए कि वह आपको कैसी लगी। उसके बाद ही मैं भैया और पिताजी से मिलवाऊंगा। सुदेश ने कहा, देखो देवर जी, मुझे मिलने से मैं कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अब आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो बात यही खत्म हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि अगर मुझे वह लड़की पसंद नहीं आएगी तो तुम उससे शादी नहीं करोगे? जब प्यार किया है तो शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है भाभी, मैं सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि घर के सभी लोगों से मिलवा देता हूँ। इस रविवार को मैं उसे घर बुला रहा हूँ। ठीक है देवर जी, तुम उसे बुला लो, हम सब उससे मिल लेंगे और उसी समय शादी भी तय कर देंगे। एक काम और करो, शीतल के साथ साथ उसके मम्मी पापा को भी बुला लेना। ठीक है भाभी, कहकर आर्या अपने कमरे में चला गया। रविवार को शीतल अपने मम्मी पापा के साथ आर्या के घर आई। शीतल दिखने में बहुत सुंदर थी और जिस तरह से वह व्यवहार कर रही थी उसे देखकर सभी को वह बहुत पसंद आई। सुदेश को भी शीतल से मिलकर बहुत खुशी हुई। वह मन ही मन सोच रही थी कि अब कोई उसका साथ देने वाला आ जाएगा। दोनों की शादी तय हो गई और कुछ दिनों बाद आर्य और शीतल की शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हो गई। शादी इतने भव्य तरीके से हुई कि सभी लोग तारीफ कर रहे थे। आर्य आरती जी का बहुत लाडला था, इसलिए आरती जी हमेशा चाहती थी कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो। इसलिए बलदेव जी ने अपनी स्वर्गीय पत्नी की इच्छा पूरी की। शीतल ने छोटी बहू बनकर बलदेव शर्मा जी निवास में गृह प्रवेश किया। 2 दिनों में सारी रस्में पूरी हो गई। इसके बाद आर्य और शीतल हनीमून के लिए निकल गए। शादी के बाद का
घर था, इसलिए पूरी तरह बिखरा हुआ था। उसे सही करने में सुदेश को लगभग 1 सप्ताह का समय लगा था। इस 1 सप्ताह में सुदेश ने पूरे घर को चमका दिया था। बलदेव जी मन ही मन सोचते थे कि ज़रूर पिछले जन्म में उन्होंने बहुत पुण्य किए होंगे जो उन्हें बड़ी बहू के रूप में सुदेश मिली। अगर कभी सुदेश को किसी की बात का बुरा लगता तो वह अपनी बात को सबके सामने रखना बहुत अच्छे से जानती थी। वह किसी भी बात पर आपा नहीं खोती थी बल्कि उस समस्या का समाधान करती थी। आर्या और शीतल अपने हनीमून से वापस आ चुके थे। 2 दिन बाद शीतल अपने मायके चली गई थी और आर्या की छुट्टी यहाँ भी खत्म हो गई थी, इसलिए वह अपने काम पर वापस चला गया। एक दिन सुरेश छत पर कपड़े सुखाने जा रही थी। वह सीढ़ियां चढ़ने ही वाली थी कि अचानक उसे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। विष्णु तैयार होकर बाहर आ रहा था। जैसे ही उसने देखा कि सुदेश गिर गई है, उसने दौड़कर उसे उठाया और अपने पिताजी को बुलाया। सुदेश को कमरे में ले जाया गया और उसके ऊपर पानी की छींटे मारी गई। थोड़ी देर में सुदेश को होश आ गया। विष्णु ने पूछा, क्या हुआ सुदेश, तुम्हारी तबीयत ठीक है नहीं है क्या? सुदेश ने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ रही है और उल्टी जैसा महसूस होता है। विष्णु ने कहा, चलो सुदेश, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ। रिस्क लेना ठीक नहीं है। कई बार छोटी छोटी बीमारियां पर हम ध्यान नहीं देते हैं और आगे चलकर वह विकराल रूप ले लेती है। विष्णु सुदेश को लेकर अस्पताल गया। वहां पता चला कि सुदेश मां बनने वाली है। घर में खुशियों का माहौल हो गया। सुदेश ने आर्य को फोन करके बताया कि वह चाचा बनने वाला है। इस बात से आर्य भी बहुत खुश था, लेकिन शीतल के चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह खुश थी। शीतल जब अपने मायके गई थी तो वहां से सीधे दिल्ली चली गई थी, ससुराल वापस नहीं आई। जब बलदेव जी ने उसे फोन करके बुलाया था तो उसने कहा था कि आर्य के बिना उसका वहां मन नहीं लगता, इसलिए वह ससुराल नहीं आएगी बल्कि सीधे आर्य के पास दिल्ली चली जाएगी रही है। जैसा शीतल ने कहा उसने वैसा ही किया। बलदेव जी और विष्णु अपने छोटे मोटे काम खुद कर लिया करते थे, जिससे सुदेश के काम का बोझ थोड़ा कम हो जाता था। धीरे धीरे पौने 9 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक सुदेश के पेट में तेज दर्द होने लगा। विष्णु तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि अब उसे पूरी तरह बेड रेस्ट की जरूरत है। विष्णु ने स्कूल से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी ताकि सुदेश की देखभाल कर सके। बलदेव जी ने एक दिन आर्य को फोन किया और कहा, आर्य शीतल से कह दो कि 20-25 दिन की छुट्टी लेकर बहू के पास आ जाए। डॉक्टर ने सुदेश को पूरी तरह बेड रेस्ट करने को कहा है। इस समय घर में एक औरत का होना बहुत जरूरी है। तुम शीतल को यहाँ भेज दो, ठीक है? पिताजी, मैं शीतल से कहता हूँ, वह आ जाएगी, कहकर आर्य ने फोन रख दिया। आर्य ने शीतल से कहा, शीतल तुम कुछ दिनों के लिए भाभी के पास चली जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। शीतल ने तुरंत कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं वहां जाकर उनकी नौकरानी बन जाऊं। शीतल, वो तुम्हारा भी घर है और भाभी भी तुम्हारी अपनी है। अगर तुम उनका काम कर दोगी तो नौकरानी नहीं बन जाओगी। और ये देखो, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता। अगर उन्हें घर में किसी की मदद चाहिए तो एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? जब तक भाभी को बच्चा नहीं हो जाता तब तक नौकरानी रख लो। मुझे अपनी छुट्टियां बर्बाद नहीं करनी, मुझे अपने मायके भी जाना है। तुम्हें पता है ना कि मम्मी का जन्मदिन आने वाला है और उन्होंने मुझे वहां बहुत पहले से बुलाया था, इसलिए मैं भाभी के पास नहीं जा सकती। तुम पिताजी को फोन करके कह दो कि घर पर काम के लिए एक काम वाले रख ले। आर्य को शीतल की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, शीतल तुम्हें पता है ना कि माँ के गुजरने के बाद भाभी ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ है। आज उनको जरूरत है और तुम यह सब कह रही हो। इस बात को लेकर आर्य और शीतल में थोड़ी बहस हो गई। आर्य ने अपने पिताजी को फोन करके कहा, पिताजी, कुछ क्लाइंट बाहर से आ रहे हैं, इसलिए शीतल को छुट्टी नहीं मिल रही। अगर आप कहे तो मैं छुट्टी लेकर आ जाता हूँ। बलदेव जी ने कहा, बेटा, अगर तुम अपनी भाभी से
मिलना चाहते हो तो आ जाओ, लेकिन इस समय घर में किसी औरत की जरूरत थी। कोई बात नहीं, अगर शीतल आ जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर उसे छुट्टी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, आखिर काम भी तो जरूरी है। बलदेव जी समझ गए थे कि शीतल जानबूझकर घर नहीं आना चाहती, लेकिन आर्य कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आ गया। आर्य को देखकर सुदेश बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने देखा कि शीतल नहीं आई तो वह उतनी ही उदास भी हो गई। वह मन ही मन सोच रही थी कि शीतल अभी तक इस घर में ज्यादा नहीं रही। कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरी मुसीबत में तो आएगी ना। आर्य ने अपनी भाभी माँ से उनका हाल चाल पूछा और कहा, भाभी शीतल को छुट्टी नहीं मिली इसलिए वह नहीं आ सकी। मैंने आने से पहले अपने दोस्त को फोन कर दिया था, उसे एक मेड की व्यवस्था करने को कहा था। आज शाम तक या कल सुबह तक बता देगा। विष्णु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपनी सासू माँ को फोन किया और सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, विष्णु बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज शाम को ही तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ और कल दोपहर तक आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, कहकर विष्णु ने फोन रख दिया। सुदेश की मम्मी ने सुदेश के पापा को सारी कहानी बताई। उन्होंने कहा, तुम जल्दी से सुदेश बेटिया के पास जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं सब देख लूंगा। अगले दिन दोपहर तक सुदेश की मम्मी उसके पास पहुंच गई। सुदेश की मम्मी को देखकर बलदेव जी ने भी सुकून की सांस ली, क्योंकि अभी तक उन्हें अपनी सुदेश बहू की बहुत चिंता हो रही थी। सुदेश की मम्मी उसके कमरे में गई। जब सुदेश ने अपनी मम्मी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मम्मी आप यहाँ कैसे, और पापा नहीं दिखाई दे रहे। पापा को आप घर पर अकेले छोड़कर चली आई, आपको पता है ना कि पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, फिर आप अकेले कैसे आ गई, उनकी देखभाल कौन करेगा। उन्होंने कहा, सुदेश तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है, अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी तो वहाँ यहाँ आ जाएंगे। ठीक है मम्मी, लेकिन आप यह बताओ कि आपको किसने फोन किया, मैंने तो आपको कभी कुछ नहीं बताया, फिर आप यहाँ कैसे। बेटा कल दामाद जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे सब बता दिया इसलिए मैं आ गई। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सुदेश ने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तभी आर्य कमरे में आया। उसने कहा, भाभी मेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही, लगता है एक दो दिन का समय लगेगा। सुदेश की मम्मी ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेड की कोई जरूरत नहीं, जब तक सुदेश को बच्चा नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगी। ठीक है आंटी जी, कहकर आर्य वहां से चला गया। अभी एक सप्ताह ही गुजरा था कि सुदेश को फिर से दर्द शुरू हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा, इनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा और माँ दोनों को खतरा हो सकता है। सुदेश को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया और वहां उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सबके चेहरों पर खुशियां साफ दिखाई दे रही थी। सभी लोग अस्पताल से घर आ गए। छठी का कार्यक्रम होने वाला था। आर्य ने शीतल से कहा, शीतल मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर चुपचाप यहाँ आ जाओ। शीतल समझ गई कि आर्य नाराज है। उसने कहा कि ठीक है, मैं 2-3 सप्ताह की छुट्टी लेकर आती हूँ। शीतल जब घर आई तो उसे देखकर सुदेश बहुत खुश हो गई। बलदेव जी शीतल को देखकर मन ही मन सोच रहे थे, शीतल बहू तुमने मेरी बड़ी बहू का साथ ना देकर अच्छा नहीं किया। लेकिन उन्होंने शीतल से कुछ नहीं कहा। छठी का कार्यक्रम बहुत अच्छे से समाप्त हुआ। सुदेश के बेटे का नाम शर्मा रखा गया। छठी के कार्यक्रम के बाद सुदेश की मम्मी अपने घर वापस चली गई। अब घर की जिम्मेदारी शीतल पर आ गई थी। पास में ही एक चाची रहती थी जो हंस की देखभाल के लिए आ जाया करती थी। लगभग 16-17 दिनों तक उन्होंने हंस की मालिश की, उसे नहलाया और उसका सारा काम किया। शीतल बच्चे को थोड़ी देर गोद में लेती और फिर तुरंत सुदेश को दे देती, कहती, भाभी बच्चे को लेने में मुझे डर लगता है। अब सुदेश धीरे धीरे अपने काम करने लगी थी। शीतल ने कहा, भाभी अब मेरी छुट्टियां खत्म हो गई है, मुझे आर्य के साथ दिल्ली वापस जाना होगा। सुदेश ने कहा, शीतल तुम मेरे पास इतने दिनों तक रही, मेरा ध्यान रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य ने तुरंत कहा, भाभी आपको धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं, आपने भी तो
मेरा ख्याल रखा था। क्या मैंने आपको कभी धन्यवाद कहा? तो फिर आप शीतल को धन्यवाद क्यों कह रही हो? आखिर शीतल भी तो इस घर की सदस्य है, बलदेव जी ने कहा। सही कह रहे हो बेटा, अगर अपने ही अपनों के काम नहीं आएंगे तो दूसरा कौन करेगा? शीतल मन ही मन सोच रही थी, इन लोगों के प्रवचन खत्म हो तो मैं यहाँ से जाऊं और अपनी पैकिंग शुरू करूं, लेकिन इनके प्रवचन तो खत्म ही नहीं हो रहे। तभी शीतल ने कहा, आप लोग बात कीजिए, मैं जाकर अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, उसमें भी समय लगेगा। सुदेश ने कहा, शीतल जाओ तुम अपनी पैकिंग कर लो। शीतल वहां से चली गई, लेकिन आर्य अपनी भाभी की गोद में सिर रखकर लेटा रहा। भाभी माँ, हंस के आने से मेरे लिए आपका प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना? कैसी बातें कर रहे हो देवर जी, मेरे लिए मेरे पहले बच्चे तो तुम ही रहोगे। बलदेव जी सोच रहे थे कि कितना भाग्यशाली हूं मैं, जो मुझे ऐसी बहू मिली जिसने मेरे बेटे को अपना बेटा माना और उसे माँ का प्यार दिया। बलदेव जी वहां से चले गए। शीतल को पैकिंग हो गई थी। शाम को उनकी फ्लाइट थी, इसलिए वह दोनों तैयार हो गए। सुदेश हंस को गोद में लिए हॉल में आई। आर्य ने उसे गोद में लिया और थोड़ी देर तक उसके साथ खेला। फिर उसने कहा, भाभी अब हमें निकलना होगा, नहीं तो लेट हो जाएंगे। आर्य ने टैक्सी बुक की और उसमें बैठकर दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। विष्णु ने अपनी 1 महीने की छुट्टी और बढ़ा ली थी। बलदेव जी आंस के साथ खेलते रहते थे और सुदेश धीरे धीरे घर के काम करने लगी थी। विष्णु भी घर के कामों में सुदेश की मदद कर देता था। धीरे धीरे आंस 1 महीने का हो गया और सुदेश भी लगभग स्वस्थ हो गई थी। इसलिए विष्णु स्कूल जाने लगा, क्योंकि उसकी 1.5 महीने से ज्यादा की छुट्टियां हो चुकी थी। सुदेश ने एक बार फिर घर को पूरी तरह संभाल लिया। बलदेव जी और विष्णु ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। शीतल 11-12 महीने में एक बार ही आती थी, वह भी सिर्फ 2-4 दिनों के लिए, लेकिन आर्य साल में 4-5 बार तक मिलने आ जाया करता था, जो सुदेश को बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए और अंश 6 साल का हो गया। इधर दिल्ली में आर्य और शीतल भी माता पिता बन गए। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम वासु है। कहते हैं सुख के दिन कब पंख लगाकर उड़ जाते हैं पता नहीं चलता। सुदेश अब अंश में व्यस्त रहने लगी थी। बलदेव जी के लिए तो अंश एक खिलौना था। वह दिन भर उसके पीछे भागते रहते थे और अंश अपने दादाजी को दौड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। कभी कभी सुदेश अंश को डांट देती थी कि वह अपने दादाजी को इतना परेशान ना करे। जब अंश नहीं मानता तो सुदेश कहती, पिताजी आप अंश के पीछे इतनी दौड़ भाग मत किया करो, मैंने आपको कई बार रात में पैर दबाते देखा है, आपके पैर दर्द करने लगते हैं, फिर भी आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? बलदेव जी कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूंगा, मैं उसके साथ बैठकर खेलूंगा। जब आर्य शीतल और वासु के साथ घर आता है तो अंश वासु के साथ खेलने की जिद करता है, लेकिन शीतल वासु को अंश के साथ ज्यादा देर तक खेलने नहीं देती थी। इस बात से बलदेव जी को बहुत खुद दुख होता था, क्योंकि वह अपने पोते और पोती दोनों के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन शीतल ज्यादातर वासु को अपने पास ही रखती थी। जब वह लोग चले जाते तो कुछ दिनों बाद बलदेव जी सब भूल जाते और सामान्य हो जाते। सुदेश ने शीतल को कई बार समझाने की कोशिश की, शीतल जब तुम यहाँ आती हो तो वासु को उसके दादाजी के साथ खेलने देना, वैसे तो वासु हमेशा तुम्हारे पास ही रहती है, 4-5 दिन के लिए ही तो तुम यहाँ आती हो, तब भी तुम वासु को अपने से चिपकाए रखती हो। शीतल सुदेश की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती, भाभी आपको बताने की जरूरत नहीं कि मेरी वासु किसके साथ खेलेगी और किसके साथ नहीं। वासु मेरी बेटी है और मैं उसका ध्यान रखना अच्छे से जानती हूँ। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप अपना देखो, मैं अपना देख लूंगी। यह सुनकर सुदेश चुप हो जाती। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए। अंश अब 13 साल का हो गया और वासु भी 8 साल की हो गई। एक दिन बलदेव जी ने कहा कि वह अपने दोस्त के साथ 1 महीने के लिए उनके बेटे के यहाँ चंडीगढ़ जा रहे हैं। यह सुनकर सुदेव थोड़ी परेशान हो गई। उसने पूछा, पिताजी
क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं? बलदेव जी बोले, बहू, तुम्हारे रहते मुझे कभी कोई परेशानी हो सकती है क्या? वह मेरा दोस्त है ना वर्मा। वह बहुत जिद कर रहा है और चंडीगढ़ घूमने का मेरा अभी बहुत मन है। ठीक है पिताजी, कब जाना है? 4 दिन बाद जाना है। 4 दिन बाद बलदेव जी अपने दोस्त वर्मा के साथ चंडीगढ़ चले गए। एक दिन विष्णु स्कूल से घर आया तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। सुदेश उसे लेकर अस्पताल गई। वहां कुछ टेस्ट किए गए तो पता चला कि विष्णु को ब्रेन कैंसर है। इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर ने तसल्ली दी कि यह भी फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, इसलिए विष्णु को बचाया जा सकता है। सुदेश के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दोनों अस्पताल से घर आ चुके थे। सुदेश ने कहा, विष्णु, अब हमें पिताजी को बताना पड़ेगा। विष्णु ने कहा, सुदेश, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी पिताजी को कुछ मत बताना। उनके आने में सिर्फ 12 दिन बचे हैं। उन्हें आराम से घूम फिर कर आने दो। उसके बाद वैसे भी वह परेशान होने वाले हैं। सुदेश ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। सुदेश ने विष्णु से पूछा, विष्णु, हमारे अकाउंट में कितने रुपए होंगे? तुम्हें हो तो पता है कैंसर का इलाज करवाने में बहुत रुपए लगते हैं। हमें उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। विष्णु ने कहा, सुदेश, मैं जितना कमाता हूँ उतना घर में खर्च हो जाता है। मेरे अकाउंट में लगभग 3-4 लाख होंगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन विष्णु, डॉक्टर ने तो कहा था कि ऑपरेशन में कम से कम 11 से 14 लाख लगेंगे। इतने रुपए हम कहाँ से लाएंगे? सुदेश और विष्णु के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। सुदेश ने आर्य को फोन किया, लेकिन फोन आर्यन ने नहीं, शीतल ने उठाया। सुदेश ने शीतल को सारी बात बताई। शीतल ने कहा, भाभी, हमारे पास तो बिल्कुल रुपए नहीं है। दिल्ली में रहना बहुत महंगा है। जितना हम दोनों कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है। माफ कीजिए भाभी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। भाभी, आप एक काम करो, पिताजी से कह दो कि वह जो हैदराबाद वाली 4 बीघा जमीन है उसका बंटवारा कर दे और दोनों भाइयों के नाम कर दें। आप उस जमीन का आधा हिस्सा बेच देना। उसी से आप भैया का इलाज करवा लेना। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इलाज के दौरान जरूरी तो नहीं कि जितने बताए उतने ही लगे। पता नहीं कितने रुपए लग जाए। मेरी राय मानो भाभी, तो आप पिताजी से कह दो कि वह जमीन का बंटवारा कर दे। सुदेश ने कहा, शीतल, आर्या आए तो एक बार मेरी उससे बात करवा देना भाभी। उसमें आर्या से बात करने की क्या जरूरत है? मुझे भी तो पता है ना कि हमारे अकाउंट में रुपए है या नहीं। शीतल की बातें सुनकर सुदेश को दुख हुआ। शीतल इतनी कठोर कैसे हो सकती है, यह वह समझ नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने विष्णु को 1 सप्ताह की दवा दी थी। 1 सप्ताह की दवा खाने के बाद विष्णु को काफी आराम मिला था। 1 सप्ताह बाद जब विष्णु डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने कहा, अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन करा लो जी। जी डॉक्टर साहब, 4 दिन बाद मेरे पिताजी आने वाले हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। 4 दिन बाद बलदेव जी घर वापस आ गए। उन्होंने महसूस किया कि घर का माहौल बहुत बदला हुआ लग रहा है। लग रहा था सुबह से शाम हो गई, लेकिन सुदेश के चेहरे पर बलदेव जी ने एक बार भी मुस्कुराहट तक नहीं देखी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि जरूर कोई बात है। सभी लोग रात का खाना खा चुके थे। अंश थोड़ी देर तक अपने दादाजी से चंडीगढ़ के बारे में पूछता रहा, फिर सोने चला गया। उसके जाने के बाद बलदेव जी ने कहा, सुदेश बहू, क्या बात है? तुम मुझे परेशान दिखाई दे रही हो। और मैंने देखा विष्णु भी बहुत परेशान है। कोई बात हुई है क्या? मुझे बताओ ना। विष्णु ने अपने पिताजी को सारी बात बताई। जैसे ही बलदेव जी को पता चला कि उनके बेटे को ब्रेन कैंसर है, उनकी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। सुदेश ने देखा कि बलदेव जी के चेहरे से पसीना आने लगा। उसने तुरंत कहा, पिताजी, परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी कैंसर की फर्स्ट स्टेज है। ऑपरेशन हो जाएगा तो विष्णु पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। बलदेव जी और विष्णु अंदर ही अंदर टूट रहे थे, लेकिन सुदेश अपने पिताजी को धैर्य बंधा रही थी। बलदेव जी ने विष्णु की सारी रिपोर्ट मांगी और अपने दोस्त को भेज दी। बलदेव जी के दोस्त वर्मा जी ने वह सारी रिपोर्ट अपने बेटे को भेज दी। जब वर्मा जी के बेटे ने चंडीगढ़ के कैंसर स्पेशलिस्ट को यह रेस्ट रिपोर्ट
दिखाई तो उन्होंने कहा कि परेशान होने वाले की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, वह पूरी तरह ठीक हो जाएँगे। यह सुनकर बलदेव जी को थोड़ी तसल्ली हुई। सुदेश के मन में भी अभी भी पैसे का इंतज़ाम करने की बात चल रही थी। उसने अभी तक विष्णु को नहीं बताया था कि शीतल ने उसे क्या कहा था। सुदेश मन ही मन सोच रही थी, आर्या का अभी तक फ़ोन क्यों नहीं आया? क्या उसे अपने भाई की ज़रा भी चिंता नहीं? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आर्य इतना बदल जाएगा। अगले दिन विष्णु स्कूल चला गया। सुदेश ने बलदेव जी से कहा, पिताजी, वह जो आपने हैदराबाद वाली जमीन आर्य और विष्णु के लिए ली थी, उसका आधा हिस्सा मेरे नाम कर दीजिए, मैं उसे बेचना चाहती हूँ। यह सुनकर बलदेव जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा, बहू, मुझे अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए जमीन बांटने की जरूरत नहीं। अभी मैं जिंदा हूँ, अपने बेटे का इलाज मैं खुद करवा सकता हूँ। और यह जमीन बेचने की राय तुम्हें किसने दी? तुम्हारे दिमाग में तो यह कभी नहीं आ सकता। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब जो भी बताना है सच बताना। सुदेश ने सारी बात बता दी। बलदेव जी ने कहा, बहू, तुम्हें पता है, पिछले 16 सालों से जब से विष्णु की नौकरी लगी है, उसने मुझसे खर्चे के लिए 1 रुपया भी नहीं मांगा। यहाँ तक कि मैंने उसे देने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया कि मेरी सारी पेंशन मेरे अकाउंट में पड़ी है। और बहू, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मेरे अकाउंट में आज 2 लाख रुपए पड़े हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारे पिताजी को आज भी 1,000 रुपए पेंशन मिलती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, विष्णु का इलाज मैं करवाऊंगा, मेरा बेटा है वह। और रही बात आर्य की, तो अब उससे मैं बात करूंगा। तुम्हें मेरे और आर्य के बीच में पढ़ पढ़ने की जरूरत नहीं। बलदेव जी ने आर्य को फोन करके सब कुछ बताया। आर्य फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी, शीतल ने मुझे कुछ नहीं बताया। शीतल ने अभी तक जो भी किया मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन यह बात छुपाकर उसने बहुत गलत किया। इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। और पिताजी, मेरे अकाउंट में अभी लगभग रुपए 11 लाख पड़े हैं। फिर शीतल ने कैसे कह दिया कि हमारे पास रुपए नहीं है? आर्य ने अपने पिताजी का फोन काट दिया। वह कमरे में गया और शीतल से बोला, शीतल, तुम्हारे पास भाभी का फोन आया था। उन्होंने तुम्हें बताया था कि बड़े भैया को ब्रेन कैंसर हो गया है, लेकिन तुमने फिर भी इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, आखिर क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? आर्य ने तुरंत अपना सामान पैक किया और अपने घर के लिए निकल गया। उसने वर्मा अंकल को फोन किया और उनके बेटे का नंबर लिया। फिर उसे फोन करके उस डॉक्टर का नंबर लिया जहां विष्णु की रिपोर्ट दिखाई गई थी। चंडीगढ़ के डॉक्टर ने कहा, आप उन्हें 1 सप्ताह के अंदर लेकर आ जाइए, हम उनका ऑपरेशन कर देंगे। अगर जल्दी आ सके तो और अच्छा है। अगले दिन आर्य अपने घर के सामने खड़ा था। सुदेश ने जैसे ही आर्य को देखा, वह उसके गले लगा कर फूट फूट कर रोने लगी। आर्य अपनी भाभी के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। सुदेश ने आर्य के लिए चाय बनाई। आर्य ने चाय पी और कहा, भाभी, भैया का सामान पैक कर दो, मैंने चंडीगढ़ में डॉक्टर से बात कर ली है, हम लोग कल ही चंडीगढ़ के लिए निकल रहे हैं। बलदेव जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? आर्य ने बताया कि उसके अकाउंट में रुपए 11 लाख है, बाकी वह अरेंज कर लेगा। बलदेव जी बोले, बेटा, अरेंज करने की जरूरत नहीं, बाकी रुपए मैं तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा। जितनी जरूरत हो मुझे बता देना। अगले दिन विष्णु, सुदेश और आर्य चंडीगढ़ के लिए निकल गए। विष्णु का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। यह सुनकर आर्य और सुदेश खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सुदेश ने तुरंत घर पर पिताजी को फोन किया, पिताजी, ऑपरेशन सफल हो गया, अब विष्णु की जान को कोई खतरा नहीं है। लगभग 13 दिन बाद आर्य और सुदेश विष्णु को लेकर घर लौट आए। सभी लोग विष्णु को देखने आ रहे थे। 2 दिन बाद शीतल वासु अपने माता पिता के साथ उनके दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजा बलदेव जी ने खोला। शीतल को देखकर उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने कहा, शीतल, तुम्हें इस घर में आने की जरूरत नहीं। भाई साहब, बहन जी, आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिए। आप लोग आइए और विष्णु से मिल लीजिए, लेकिन अपनी बेटी से कह दीजिए कि वह दिल्ली वापस लौट जाए। मैं पहले से जानता था कि शीतल पत्थर दिल है, लेकिन वह इतनी पत्थर दिल है यह मैं नहीं जानता था। वह दिल्ली में एक आर्य के साथ आराम से रहे, उसे इस घर में आने की जरूरत नहीं।
शीतल के माता पिता ने बलदेव जी के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, भाई साहब, इस बार मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसी गलती इससे कभी नहीं होगी। शीतल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कहा, पिताजी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। तभी पीछे से सुदेश ने कहा, पिताजी, शीतल को माफ कर दीजिए, कभी कभी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, इस बात को यही खत्म करते हैं। अब सब ठीक हो गया है तो उसे ठीक ही रहने देते हैं। विष्णु ने भी कहा, पिताजी, माफ कर दीजिए, घर में आने दीजिए। विष्णु के ठीक होने से घर में खुशी का माहौल था। भगवान की दया से विष्णु के ऑपरेशन को आज 13 साल हो गए। विष्णु बिल्कुल स्वस्थ है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे आज की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।